और बात मुंबई की तरफ तेजी से बढ़ते तूफान की। अरब सागर में उठा तूफान निसर्ग अपनी रफ्तार बढ़ा चुका है। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 किलोमीटर तक ये रफ्तार जो है निसर्ग तूफान की जा पहुंची है। तूफान अलीबाग से सिर्फ 140 किलोमीटर दूर है। इस तूफान को दोपहर बाद महाराष्ट्र के तट से टकराने के आसार हैं। मुंबई में तूफान की आहट के बीच समुद्री लहरें भी उफरने को तैयार हैं। थोड़ी देर में मुंबई में हाई टाइड का वक्त शुरू हो जाएगा। इस दौरान समुद्र की लहरें 4.5 मीटर तक उठने लगेंगी। महाराष्ट्र की रत्नागिरी में भी तूफान की आहट दिखने लगी है। तेज हवाओं के साथ रत्नागिरी में बारिश हो रही है। और इस वक्त आपको सीधे ग्राउंड का अपडेट देने के लिए हमारे साथ इस वक्त गोपी घांगर मौजूद हैं गुजरात से, पंकज खेलकर हमारे साथ मौजूद हैं और विद्या हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। पंकज, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे, जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है अलीबाग में सबसे पहले टकराना है तूफान को, अभी क्या हालात ग्राउंड पर हैं? मीनाक्षी, यहाँ पर जमीन पर जो अलीबाग का इलाका है और जो कहा जा रहा है कि ये जो निसर्ग का तूफानी जो साइक्लोन है, चक्रवाती तूफान, ये यहाँ पर उसका टकराव होने वाला है और यहाँ पर उसके मद्देनजर जो प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर काम कर रहा है और लगातार जो लोग समुद्र के सटे हुए इलाके से रहते हैं उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने की बात कर रहा है। और यहाँ पर मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ फिलहाल मरीन टाइम बोर्ड के कुछ अधिकारी है और उनकी यहाँ पे टीम भी है जो लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट उनकी जारी है। वो क्या कर रहे हैं उनसे पूछते हैं। बताइए सर, यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है? महाराष्ट्र मरीटाइम बोर्ड प्रादेशिक बंदर अधिकारी रायगढ़ की तरफ से सभी मत्स्यमारी लोग को सूचना दी गई है कि किसी ने ये समुद्र में नहीं जाना है, क्योंकि ये निसर्ग जो है वादल आ रहा है। इसका जो प्रिपरेशन है 2-3 दिन के पहले ही हमने मच्छीमार लोग को बता दिया था। अभी वादल सूचक जो बावटा है वो महाराष्ट्र मरीटाइम बोर्ड की तरफ से श्रीवर्धन पोर्ट है, दिघी पोर्ट है, राजपुरी पोर्ट है, अलीबाग पोर्ट है, यहाँ पे लगा है और वहाँ पे अभी नंबर 4 सिग्नल लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से मैरीन टाइम बोर्ड के अधिकारी है वैसे ही एनडीआरएफ है और जिला प्रशासन है वो लगातार काम कर रहा है। और यहाँ पर जो दिख रहा है कि अभी बारिश तेज होती जा रही है, हवा भी तेज होती जा रही है, लेकिन जो समय बताया गया है मौसम विभाग ने जो बताया है कि दोपहर को 12 और शाम को 4 बजे के बीच ये चक्रवाती तूफान आकर इस अलीबाग के किनारे पे वो उसका लैंडफॉल होगा, यानी उसका टकराव होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये चक्रवाती तूफान यानी एक बहुत ही बड़ा सर्कुलर फॉर्मेशन तकरीबन 40 किलोमीटर अलीबाग के मुंबई की ओर और 40 किलोमीटर इधर गोवा की ओर, इतना बड़ा उसका। आपने मुंबई का जिक्र किया, देखिए पंकज, तो सीधे हम इस वक्त विद्या के पास चलते हैं। विद्या वर्ली में इस वक्त मौजूद है, वर्सोवा में इस वक्त मौजूद है, माफ कीजिए। विद्या, ये बताइए, इस तरह से कहा जा रहा है कि जो मुंबई इस बार तूफान देखने वाली है, इससे पहले इतना भीषण तूफान नहीं देखा गया है। 4 मीटर तक लहरें जो है वो ऊंची उठने लगी है समंदर की। आप वहां पर मौजूद है, आप क्या देख रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वर्सोवा के उस इलाके में हूँ जहाँ पर कि कई सारे मछुआरे रहते हैं। यहाँ पर देखिए वो जो एक अपनी जो नावें हैं वो लोग ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी नावों को बचाने का काम चल रहा है। वहीं आपने देखा ये अधिकारी माइक लेके सबको कह रहे हैं कि हट जाएं यहाँ से, ताकि जो लोग हैं वो समुद्र की तरफ नहीं आए। कोशिश यही की जा रही है क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा था कई सारे लोग बीचों पे खड़े थे, वॉकिंग कर रहे थे, कई सारे लोग घूम रहे थे, मौसम का आनंद ले रहे थे, लेकिन उन सब के मौज मस्ती पर पानी फेर दिया गया है और फिलहाल लोगों को यही कहा जा रहा है कि आप घरों की तरफ जाएं। ये देखिए यहाँ पे जो नाव है जो बाहर रह गई है, उन नावों को ऊपर ले जाने का और उनको बचाने की कोशिश अभी भी ये मछुआरे कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये सब यहीं पे खड़े थे और हमने जब इनसे बात की तो इनका यही कहना था कि वो यहाँ इसलिए खड़े हैं ताकि कोई और वहाँ यहाँ पे खड़ा होकर नहीं किसी की जान जोखिम में ना हो। तो अलग अलग कारण है, हर किसी के अपनी कारण देकर कुछ लोग यहाँ खड़े थे, लेकिन मुंबई पुलिस अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए यहाँ पर सब लोगों को समुद्र के किनारे से हटाकर इन लोगों को आगे लेके जा रही है जहाँ पर कि ये सुरक्षित रहें।
बिल्कुल लौटेंगे विद्या आपके पास भी, लेकिन बात गुजरात की भी कर लेते हैं क्योंकि वलसाड और नवसारी जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया कि एहतियातन 47 गांव खाली कराए गए हैं और हजारों की संख्या में लोग यहां से शिफ्ट किए गए हैं सुरक्षित स्थान पर। गोपी घांगर इस वक्त दमन में मौजूद हैं। अब गोपी, हालांकि प्रशासन की तरफ से ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि हो सकता है गुजरात तक चक्रवाती तूफान का असर उस इंटेंसिटी पर ना पहुंचे जैसा कि हम महाराष्ट्र में तस्वीर देख रहे हैं। आप लेकिन इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या आपका अनुभव कहता है, आप क्या देख रही हैं इस वक्त वहां पर? बिल्कुल ये बात सही है मीनाक्षी की, जो महाराष्ट्र में इंटेंसिटी देखने मिलेगी वो इंटेंसिटी गुजरात में नहीं रहेगी, लेकिन गुजरात में तेज हवा चलेगी, बारिश होगी और उसी के चलते एक प्रिकॉशनरी मेजर्स सारे लिए गए हैं। साथ ही जो समुद्र है, समुद्र में भी हवाएं उठेगी। इस वक्त हम मौजूद है दमन की जेटी पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मछुआरे हैं उनकी सारी जो फिशिंग बोट्स हैं उनको किनारे पे ला दिया गया है। मछुआरों को लगातार ये वार्निंग दी जा रही थी पिछले 2 दिनों से कि वो किनारे पे चले जाए क्योंकि समुद्र में तूफान उठने वाला है। लगातार जो कोस्ट गार्ड है वो भी मछुआरों को ये कह रहा है कि वो किनारे पे चला जाए। जो पोर्ट है, पोर्ट पे करीब 2 नंबर का सिग्नल जारी किया गया है ताकि जो शिप्स है, बड़े बड़े शिप्स है, उनको ये वार्निंग मिल जाए कि समुद्र में साइक्लोन क्रिएट हुआ है। अगर बात की जाए निसर्ग साइक्लोन की तो उसका जो असर है वो गुजरात में देखने मिल सकता है क्योंकि गुजरात में इससे माना जा रहा है कि तेज बारिश होगी, साथ ही तेज हवाएं चलेगी और जो तेज बारिश होगी जिसके चलते 14 एनडीआरएफ की जो टीम है उसको डिप्लॉय किया गया है। साथ ही जो 2 टीम है एनडीआरएफ की उसको स्टैंड बाय पे रखा गया है क्योंकि माना जा रहा है कि तेज बारिश होगी कई इलाकों में, चाहे वो सौराष्ट्र का इलाका हो या दक्षिण गुजरात का इलाका हो, वहां पे तेज बारिश होगी जिसकी वजह से ये एक मांग के चल रहा है कि अगर कहीं पे भी लोग फंसते हैं तो उनको रेस्क्यू करने के लिए तुरंत एनडीआरएफ की टीम आ जाए। और साथ ही आप देख सकते हैं ये दमन का जो समुद्र किनारा है, सुबह जहाँ लो टाइड थी तो अब हाई टाइड। ठीक है, मैं गोपी आपके पास लौटूंगी, लेकिन अम्फान के बाद अब निसर्ग तूफान ने जिस तरह से धावा बोला है गुजरात महाराष्ट्र पे, चिंता बड़ी है, चुनौती बड़ी है। बांग्लादेश ने तूफान का ये नाम दिया है जिसका मतलब होता है यूनिवर्स। लेकिन आप ये देखिए तस्वीरें जो वहां पर दिख रही हैं, विद्या तो वर्सोवा पर इस वक्त मौजूद भी हैं। विद्या, हाई टाइड का भी टाइम हो चुका है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी बात की है, केंद्र हर संभव मदद का आश्वासन भी दे रहा है, लेकिन क्या इंतजाम आप ग्राउंड पर देख रही हैं अब हाई टाइड के मद्देनजर और आगे आने वाले दिन को लेकर? ये देखिए हाई टाइड तो मानसून के समय में आता है और जाता है, तो इससे हाई टाइड उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। लेकिन क्योंकि साइक्लोन जब हाई टाइड के समय में आएगा तो बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। जो लो लाइंग एरियाज हैं, इलाके हैं मुंबई के जो हर बार भरते हैं, वहां पर कहा जा रहा है कि 1 से 2 मीटर तक का पानी भर सकता है। तो यही वजह है कि लो लाइंग जो इलाके हैं वहां पर कोशिश यही की जा रही है कि वहां पर जो लोग हैं उनको हटा दिया जाए। और क्योंकि बहुत तेज हवा चलने वाली है, कहा जा रहा है कि 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जो कि 120 भी हो सकती है, उस रफ्तार से चलेगी हवाएं। तो यही वजह है कि कई सारे जो पेड़ हैं जो गिर सकते थे उन सबको हटा दिया गया है। वहीं मछुआरे देख लीजिए अभी भी कोशिश कर रहे हैं अपनी नाव को बचाने के लिए। उन नावों को जो किनारे थी उन सबको ऊपर लेके गए, काफी सारी नावों को ये लोग ऊपर लेके जा चुके हैं। अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नावों को कम से कम बचा लिया जाए क्योंकि यहाँ पर जो तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा है महाराष्ट्र सरकार को। इसी वजह से इतनी तैयारियां हैं। और देख लीजिए मीनाक्षी, जब सवेरे हम आए थे कई सारी फ्लाइट्स उड़ रही थी यहाँ पर, जो कई हमने देखे थे कि एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और एयरपोर्ट से निकल भी रही थी। लेकिन जैसे जैसे चक्रवात जो साइक्लोन है उसका समय पास आ रहा है, ये फ्लाइट्स भी कम होती जा रही हैं। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जैसे जैसे समय साइक्लोन का आएगा तब यहाँ पे फ्लाइट्स भी नहीं रहेंगी, टेक ऑफ और लैंडिंग। बहुत जरूरी कदम लिए हैं विद्या। लद्दाख में चीन की चालबाजी को भारत ने पलट दिया है, चाहे युद्ध की रणनीति हो या कूटनीति। भारत ने चीन को हर कदम पर चौंकाया। इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फोन पर बात हुई है। बातचीत में भारत चीन सीमा पर तनाव का मुद्दा भी शामिल था। भारत चीन तनातनी के बीच आखिरकार ट्रंप और पीएम मोदी की बात हो गई। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर हुई लंबी बातचीत में भारत चीन सीमा विवाद का मुद्दा भी उठा। इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया,
मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मेरी उपयोगी बातचीत हुई है। हमने G7, कोविड-19 और अन्य मुद्दों पर बात की है। भारत अमेरिका बातचीत की गंभीरता कोविड-19 के बाद की वैश्विक व्यवस्था अहम होगी। अमेरिका लगातार भारत के पक्ष में बयान दे रहा है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ भारत को G7 में शामिल होने की बात की। वहीं ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है। G7 विकसित देशों का समूह है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। ट्रंप के बयान से चीन को मिर्ची लगी है। चीन ने कहा है कि बीजिंग के खिलाफ एक छोटा घेरा बनाने की कोशिश का विफल होना निश्चित है और ये कोशिश अलोकप्रिय हो जाएगी। ताइवान, हांगकांग से लेकर भारत तक दबंगई दिखा रहे चीन को पूरी दुनिया कोस रही है। वहीं भारत के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे चीन को अमेरिका ने कड़ी फटकार लगाई है। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर बने तनाव को लेकर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिक बढ़ा रहा है। ऐसा काम दबदबा कायम करने वाली सरकारें करती हैं। हमने देखा है कि आज भी चीन अपनी फौज को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के उत्तरी हिस्से में बढ़ा रहा है। इस तरह के काम निरंकुश सरकारें अपने असल प्रभाव को बनाए रखने के लिए करती हैं। इस बीच जानकारों के मुताबिक भारत ने अमेरिका के दखल के प्रस्ताव को खारिज कर बिल्कुल सही फैसला किया, लेकिन भारत के समर्थन में अमेरिका के बयानों का स्वागत होना चाहिए। उनके मुताबिक चीन के खिलाफ अमेरिका से कई मायने में भारत को मदद मिल सकती है। कि अमेरिका हमें इंटेलिजेंस में काफ़ी मदद कर सकता है और इंडो पैसिफिक में काफ़ी मदद कर सकता है चीन की पनडुब्बियों के खिलाफ। और अगर साउथ चाइना सी में वियतनाम के नज़दीक अगर हम ऑयल का काम करना चाह रहे हैं तो उसमें हमारी अमेरिका काफ़ी मदद कर सकता है। हालांकि भारत ने अपने दम पर चीन से निपट लेने का जो आत्मविश्वास दिखाया है, उससे दुनिया के तमाम देशों की नजर में उसका कद और बढ़ गया है। वहीं द्विपक्षीय बातचीत से मामला सुलझाने की बात कहकर उसने खुद को कई तरह के झमेले से भी दूर रखा है। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है। चीन से तनातनी के बीच भारत के लिए फ्रांस से अच्छी खबर आई है। फ्रांस ने भारत को भरोसा दिया है कि कोरोना संकट के बावजूद लड़ाकू विमान राफेल की डिलीवरी टाइम पर होगी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोविड-19 की महामारी से पैदा हुए संकट के बावजूद फ्रांस ने भरोसा दिया है कि राफेल विमानों की डिलीवरी समय पर की जाएगी। पहली खेप के तौर पर 4 राफेल विमान जुलाई के आखिर में भारत को सौंप दिए जाएंगे। राफेल विमानों का पहला स्क्वाड्रन अंबाला में पाकिस्तान से निपटने के लिए तैनात किया जाएगा। वहीं दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात होगा ताकि चीन को जबरदस्त जवाब दिया जा सके। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। पूर्वी लद्दाख में चीन ने अपना वो हथकंडा अपनाया है जो वो अपने कमजोर पड़ोसी देशों पर आजमाता रहा, लेकिन ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। भारत को चीन के इस हथकंडे की पूरी जानकारी थी और इस वजह से ही उसने चीन की चालबाजी को पलट दिया। चीन के सीक्रेट वार जोन कैंपेन की हवा निकल गई। इससे पहले कि चीन अपनी अगली चाल चलता, भारतीय सेना ने उसके वार जोन कैंपेन को वहीं धराशायी कर दिया। गलवा नाला और पेंगोंग झील में चीन ने हरकत की तो भारतीय सेना के जवान समझ गए कि यह हरकत वार जोन कैंपेन के तहत की गई है। देखो चीनी वाले डर के भाग रहे। आखिर चीन की ये वार जोन कैंपेन क्या है? दरअसल इसके पहले चरण में चीन वर्चस्व और अवरोध की रणनीति अपनाता है। इसमें चीन की सेना दुश्मन को डराने के लिए अपनी मौजूदगी बढ़ा देती है। दूसरे चरण में वो पहले हमला कर बढ़त हासिल करने की रणनीति अपनाता है। इस हमले के लिए वो रैपिड रिएक्शन यूनिट तैयार करता है। आखिरी चरण तुरंत लड़ाई, तुरंत फैसले का होता है, जिसके लिए पीएलए यानी चीन की सेना डिवीजन लेवल की फौज तैनात करती है। चीन की एक कोशिश है कि हिंदुस्तान को आजमाएं। चीन को मालूम है कि एशिया में
अगर कोई चीन को टक्कर दे सकता है तो वो है भारत। और इस मकसद से चाइना इज ओनली टेस्टिंग वाटर्स। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। वो हिंदुस्तान को सबक नहीं सिखा सकता है। चीन के इस वार जोन कैंपेन का मकसद पड़ोसी देश की खाली पड़ी जमीन या अहम ठिकाने पर कब्जा जमाना होता है। जानकारों के मुताबिक चीन पहले 2 चरणों में ही अपना मकसद हासिल कर लेना चाहता है। अमेरिका ने कड़े शब्दों में चाइना को वार्निंग दी है कि वो उनके एग्रेशन जो है हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर, उससे काफी चिंतित है और वो इंटरनेशनल नॉर्म्स का उल्लंघन किसी प्रकार से ना करें, क्योंकि अमेरिका उसको टॉलरेट नहीं करेगा। ये साफ तौर पे ये भी दर्शाता है कि अमेरिका जो है हर प्रकार से हिंदुस्तान के साथ एकजुट है। बताया जा रहा है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख की गलवां घाटी और पेंगोंग झील में सैनिकों को भेजा तो शुरुआत में उसका पलड़ा भारी था। वैसे भी उस इलाके में चीन ने सड़कें बना रखी हैं, लिहाजा उसके सैनिक तेजी से आ पहुंचे। लेकिन चीन की हरकत के तुरंत बाद सेना अध्यक्ष नरवणे चुपचाप लद्दाख पहुंच गए। वहां उन्होंने कमांडरों के साथ बैठक की और देखते ही देखते दोनों ही जगहों पर भारतीय सैनिकों की तादाद जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी गई। गलवां घाटी के इस वीडियो से भी इसकी पुष्टि हो जाती है। इस वजह से पहले ही चरण में चीन के कदम रोक दिए गए और अब ये बात साबित हो चुकी है कि भारत चीन से निपटने का पूरा दमखम रखता है। हमको किसी भी तीसरी पार्टी का मीडिएशन स्वीकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी इश्यू है जो कि हम चीन के साथ आपस में बैठकर दोनों की सहमत से और दोनों के हित में इस जो बाउंड्री डिस्प्यूट है इसका रेजोल्यूशन हम निकाल लेंगे और इस इश्यू को हम दोनों के हितों में समाधान कर लेंगे। भारत चीन के बीच सीधी और कड़ी टक्कर है। इस तनातनी को कम करने के लिए भारत चीन ने बातचीत का रास्ता खुला रखा है। लद्दाख में विवाद पर भारत और चीन के बीच सेना के डिविजनल कमांडर स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में मेजर जनरल रैंक के अधिकारी शामिल हुए। इससे पहले भी 3 बार ऐसी बैठकें हो चुकी हैं। वहीं ब्रिगेडियर और कर्नल के स्तर पर कई बार बातचीत हो चुकी है। अब तक ऐसी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन जानकारों के मुताबिक चीन किसी भी हाल में इस विवाद में युद्ध की नौबत आने नहीं देगा। ऐसा करना उसे भारी पड़ सकता है। ये चीन के खुद हित में नहीं कि वो नए फ्रंट खोले, खासकर इंडिया का फ्रंट भारी पड़ सकता है। ये क्योंकि 1962 नहीं है, बहुत लाखों टन पानी ब्रह्मपुत्र में बह चुका है। तब से अब तक हमारी कैपेबिलिटीज में बहुत फर्क पड़ चुका है। जानकारों के मुताबिक चीन से निपटने के लिए भारत के सामने 3 विकल्प हैं। एक ये कि भारत गलवां और पेंगोंग से चीन को खदेड़ने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करे। दूसरा, वो चीन के उन इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाए जहां भारत की स्थिति मजबूत है। और तीसरा रास्ता बातचीत का है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा और चीन को हर हाल में पीछे हटना होगा। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। अमेरिका ही नहीं, अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ भी भारत की सामरिक साझेदारी बढ़ रही है। हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ऐसा समझौता होने वाला है जिससे चीन की बेचैनी बढ़ जाएगी। भारत चीन में तनाव के बीच भारत हिंद महासागर में अपनी ताकत को बढ़ाने जा रहा है। गुरुवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बेहद अहम सैन्य समझौते पर दस्तखत कर सकते हैं। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच ऑनलाइन शिखर सम्मेलन होगा। इस दौरान दोनों एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया बेहद जटिल नौसैनिक अभ्यास कर सकेंगे। इसे ओस इंडेक्स नाम दिया गया है। पीएम मोदी और पीएम स्कॉट के बीच का रिश्ता कितना गहरा है, ये पीएम स्कॉट के ट्वीट से जाहिर होता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात नहीं होती तो वो साथ में समोसे खाते। जवाब में पीएम मोदी ने लिखा कि हिंद महासागर ने उन्हें दूर किया, लेकिन समोसे ने मिला दिया। कोरोना को हराने के बाद हम साथ समोसे खाएंगे। आज तक ब्यूरो। लेकिन मुंबई की तरफ भी तूफान तेजी से बढ़ता जा रहा है। निसर्ग तूफान जो अरब सागर से उठना शुरू हुआ, इसने अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए
85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो चाल थी तूफान की अब तक, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा पहुंची है। तूफान अलीबाग से सिर्फ 140 किलोमीटर दूर है। इस तूफान को दोपहर बाद महाराष्ट्र के तट से टकराने के आसार हैं, लेकिन एहतियातन प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली कराया है जो समंदर के करीब थे। बड़ी संख्या में लोगों को यहां से शिफ्ट किया गया है सुरक्षित जगहों पर। मुंबई में तूफान की आहट के बीच समुद्री लहरें भी उफन रही है। हाई टाइड की स्थिति वहां पर है कि विंड स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है तो फिर खतरा बन सकता है। इसलिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ये देखिए, नाव को बांधा जा रहा है मोटी मोटी रस्सियों से। किनारों को तो यहाँ पर कीलों के सहारे बांध दिया गया है, लेकिन इस वक्त भी कई मछुआरे हैं जो पानी में गए हैं और हर एक सिरे को कोशिश करी जा रही है कि बांध दिया जाए। जितनी अच्छी तरीके से बांध सकते हैं यहाँ पर बांध दिया जाए। चलिए अब हम अंदर नाव में जाने की कोशिश करते हैं जिससे दर्शकों को दिखा सके कि आखिर ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है। आसान नहीं है, ये जो पूरा रास्ता है पूरा स्लिपरी है। ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको पता हो कि मछुआरों की जिंदगी भी आसान नहीं है। उनकी आजीविका का एक यही रास्ता है। अब वैसे भी लॉकडाउन के चलते समुद्र में ये ज्यादा नहीं जा पाए और अब तूफान के चलते एक और ज्यादा बड़ी मुसीबत। अब खैर यहाँ पर तो मैं किसी तरीके से आ गया हूँ। अच्छा चलिए, अब इसके बाद दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहीं आपको हम बता पाएंगे कि आखिर ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है। पूरा नाव की पूरी सतह जो है वो स्लिपरी है और यही कारण होता है कि तमाम जितने फिशरमैन हैं आपको नंगे पांव नजर आते हैं। हालांकि इस वक्त मैंने गमबूट लगाए हुए हैं क्योंकि आसान नहीं है हाथ पकड़ के मुझे थोड़ा सा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि नाव को इन बड़ी बड़ी रोप्स के सहारे बांधा गया है। अब मैं अपने कैमरा पर्सन राजीव नामदार से कहूंगा कोशिश करके इस नाव में आए क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नाव की जो अंडरबेली है वहां पर कैसा क्या हाल है। और देखिए ये नाव की अंडरबेली है। अब इसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको आप किस तरीके से बचाएंगे क्योंकि अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश आएगी तो पानी घुस जाएगा अंदर। तो हम ये इसके वजह से बचाएंगे तालपत्री डाल के। अच्छा आपको लगता है इस पतरे के डालने से काम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, हम लोग यही यूज करते हैं ये तालपत्री। देखिए इस वक्त क्या हो रहा है, यहाँ पर इन डंडों के सहारे ये रस्सियां तो लगा दी गई हैं और जैसा कि आप इस नाव में देख रहे हैं इसके ऊपर ये काले रंग का जो मोटा पतरा है इसको भी लगा दिया गया है जिससे नाव के अंदर पानी ना आ सके और अंडरबेली में बिल्कुल भी पानी ना जा सके। लेकिन इतनी ज्यादा यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर तैयारियां हो रही हैं। इस गांव में ही इस डॉकिंग सेंटर में ही करीब 500 से ज्यादा नाव है। मुझे ये बताइए, सालों साल से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इतने बड़े तूफान की संभावना क्या आपने अपनी जिंदगी में? तो पंकज केलकर की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें हम कि किस तरह से ये तूफान अरब सागर से अब महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। आइए आपको समझाते हैं। निसर्ग तूफान जिसका मतलब ही है प्रकृति या फिर यूनिवर्स, तो उसी यूनिवर्स से निकालते हुए ये भारत का नक्शा आपके सामने आ गया है। यहाँ पर अगर आप डालेंगे नजर तो देखिए महाराष्ट्र गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के जो जिले हैं पालघर, मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यहाँ पर सबसे ज्यादा असर तूफान का रहने वाला और सबसे पहले टकराने वाला है ये अलीबाग से। लेकिन अगर आप गुजरात पर भी नजर डालेंगे तो वहां पर भी प्रभाव रहने वाला है। लेकिन ये आपको हम सबसे ताजा अपडेट भी बता रहे हैं इस वक्त कि कैसे ये आप अरब सागर का हिस्सा देख रहे हैं और यहीं से ये चक्रवाती तूफान निसर्ग जो है ये आगे बढ़ता हुआ महाराष्ट्र में पालघर और इसके अलावा सिंधुदुर्ग, अलीबाग, मुंबई, इन सब हिस्सों को प्रभावित करने वाला है। सबसे पहले तूफान टकराने वाला है अलीबाग से और इस दौरान ऐसे आसार है कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की भी रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चलेंगी। लेकिन अब देखना यह है कि दोपहर बाद का जो समय बताया जा रहा है कि उस समय तक वहां पर तूफान टकराएगा, तो उसको लेकर भी इंतजाम कैसे हैं इस पर सीधी जानकारी लेने के लिए इस वक्त हम चलते हैं पंकज केलकर के पास और पंकज मौजूद हैं अलीबाग में। पंकज ये बताइए, अब हम आपके पीछे तस्वीर तो देख ही पा रहे हैं कि इस वक्त कैसी स्थिति है ग्राउंड की, लेकिन अलीबाग की सांसें इस वक्त बढ़ने लगी हैं क्योंकि दोपहर बाद यहीं पर टकराना है तूफान।
सबसे पहले किस तरह से वहां पर हवाएं चल रही हैं इस वक्त, क्या वहां पर ग्राउंड पर स्थिति है? देखिए मीनाक्षी, अभी जो बज रहे 10 और 11 के बीच में तो हवाएं तेज हो गई है और बारिश भी तेज हो गई है। और जो चक्रवाती तूफान जो कि अलीबाग उसका लैंडफॉल की जगह बताई गई है, तो उससे थोड़ा सा वो मुरुड़ की तरफ, यानी कुछ किलोमीटर मुरुड़ की तरफ वो जा रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से हवा बहुत ही ज़्यादा तेज होती जा रही है। और यहाँ पर जो समुद्र की लहरें हैं वो भी बहुत ही उफानी है, क्योंकि हाई टाइड है। और जो यहाँ पे अच्छी बात, यहाँ पे मैरीटाइम बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये बताया है कि सुबह 9:45 से लेकर दोपहर को 3:45 4 बजे तक ये जो लो टाइड शुरू हो जाता है, यानी पानी समुद्र का पीछे जाना हटना शुरू हो जाता है। और ये एक फायदे की बात होगी, यानी नुकसान ज्यादा नहीं होगा, पानी का स्तर ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ऐसा यहाँ के जो मैरीटाइम बोर्ड के अधिकारी है उनका कहना है। साथ ही साथ ये जो लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कंटिन्यूस वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लगातार चेतावनी दे रहे हैं लोगों को, गांव वालों को, जो मछुआरे हैं वो के समुद्र के किनारे ना जाए और खासकर के टीन शेड्स में वो ना रहे। तो ये यहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है। और दूसरी बात जो यहाँ पर समझ में आई है कि सिर्फ अलीबाग से ही तकरीबन 60,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर लेकर गए हैं। और पूरी रायगढ़ की बात करें तो तकरीबन 1.25 लाख जो मछुआरे हैं या बाकी के लोग हैं जो समुद्र से सटे हुए इलाके से रहते हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी तूफानी हवाएं अभी चल रही है। लेकिन ये हवाएं वो नहीं है 120 या 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे वाली हवाएं नहीं है, फिर भी यहाँ पर समुद्र की लहरें का आपको असर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो पेड़ है यहाँ पर, हम कैमरामैन को ये भी दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से जो यहाँ पर पेड़ है वो भी तेज हवाओं से हिल रहे हैं। तो ये जो सृष्टि है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, ये भी जो कहा गया है। तो नुकसान कितना होगा इसका आकलन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नुकसान ज्यादा ना हो इसीलिए लोगों को सुरक्षित जगह पर तो लेकर गए ही है। साथ ही साथ जो कच्चे मकानों में रहते हैं उन्हें भी यहाँ से हटाया गया है। लेकिन लोग है कि मानते नहीं, ऐसी वाली बात है। कुछ लोग यहाँ पर अभी भी अटके हुए हैं और उन्हें दूर भेजने के लिए इस प्रकार से अनाउंसमेंट यहाँ पर शुरू है। चाहे वो मैरीटाइम बोर्ड हो, एनडीआरएफ हो या स्थानीय प्रशासन हो, हर एक लगा है कि नुकसान न हो, जानमाल का नुकसान न हो, भले ही जिस प्रकार से हवाओं। और देखिए पंकज, इस वक्त अपने दर्शकों को हम रत्नागिरी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले ये वो हिस्से हैं जहां पर हवाओं का स्तर आप देख लें, बारिश वहां पर शुरू हो गई है। और तस्वीरें जो मिल रही हैं वो इस बात की तरफ संकेत दे रही हैं लगातार कि जो अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है तूफान को लेकर, उसकी ये आहट है। दोपहर बाद अलीबाग से टकराएगा। इसके अलावा ही जो लैंडफॉल का एरिया होगा वो भी बता दिया गया है, लेकिन फिर भी एहतियातन लोगों को शिफ्ट किया गया है यहाँ से। देश इस वक्त कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रहा है। 2 लाख प्लस केसेस हैं पूरे देश में, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित। और ऐसे में तूफान का आना, तो आप समझ सकते हैं कि ये चुनौतियां और परेशानी इस वक्त कितनी ज्यादा है। बीते हफ्ते ही अम्फान तूफान का कहर पश्चिम बंगाल, ओडिशा ने झेला है और उसके बाद अब अरब सागर की तरफ से उठे इस तूफान को लेकर देश के पश्चिमी हिस्से यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात में असर जबरदस्त रहने वाला है निसर्ग तूफान का। वर्सोवा में इस वक्त मौजूद है विद्या हमारे साथ। विद्या, क्या स्थिति है ग्राउंड पर ये तो आप बताएं ही, लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र विद्या सबसे ज्यादा प्रभावित है कोविड-19 संक्रमण की वजह से। मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस हैं अकेले महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो। ऐसे में कोविड-19 के साथ साथ तूफान की ये चुनौती ग्राउंड पर क्या आप देख रही हैं? जी देखिए, इस वक्त वर्सोवा का ये हाल है कि लोग आखिर समय तक अपनी जान माल का नुकसान ना हो यही कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए समुद्र में ये जो भारी उफान जैसा उठ रहा है, ये तो बहुत आम है मॉनसून में मुंबई के लिए, लेकिन जो आगे से जो मॉनसून के एवज में ये जो पूरा साइक्लोन आ रहा है, उसको देखते हुए आप देख लीजिए जो मछुआरे हैं वो अभी भी लगे हुए हैं अपनी चीज़ों को बचाने में। वर्सोवा कोलीवाड़ा का ये इलाका है जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ, और ये मछुआरे अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई नुकसान ना हो। वहीं जैसा आपने कहा कोरोना का जो समय है, तो कोरोना के समय में जैसा हमने देखा बहुत वुहान के स्टाइल में बहुत सारे हॉस्पिटल बनाया गया था, टेम्पररी हॉस्पिटल बांद्रा में ही, लेकिन
उसमें हालांकि MMRDA के लोगों का कहना था कि जब हमने बनाया था उसमें भारी बारिश को विथस्टैंड करने के लिए बनाया था, लेकिन तूफान को विथस्टैंड करने के लिए नहीं बनाया था। और यही वजह है कि 100 से ज़्यादा जो मरीज वहाँ पर रखे थे, जो ऑक्सीजन सप्लाई उनको मिल रहा था वहाँ पर, वो सबको बंद करके उन सबको दूसरे इलाकों में भेजना पड़ा। तो यही वजह है कि दिक्कतें तमाम हैं और ये बारिश के आने से हो सकता है, लोग कह रहे हैं कि मामला ज़रूर बढ़ जाएगा कोरोना वायरस का। हमने देखा यहाँ जो मछुआरे थे वो बिना सोशल डिस्टेंसिंग, खैर सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं सकती, मास्क भी नहीं पहना था जब ये लोग अपने नाव को धक्का देकर लेके जा रहे थे ऊपर की तरफ। तो बचाने का जो काम है अपने सामान का, जानो माल का, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग और वो अपना जो मास्क पहनने का है, सैनिटाइजेशन, वो कैसे करेंगे, यही उनका सवाल था। और इसी वजह से उन लोग ने ये अभी जो अपने जान माल का जो बचाव किया है उसमें वो सब चीजों को नजरअंदाज किया जो कि कोरोना के समय में उन्हें करना चाहिए था। अरब सागर से उठा तूफान गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के तटों से टकराएगा। माना यह जा रहा है कि खतरा बड़ा है क्योंकि हवाओं की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होने की आशंका है। लिहाजा सभी प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मच्छी बोट आपको भारतीय तटरक्षक की ओर से सूचित किया जाता है कि लगातार बारिश और मौसम खराब होने के कारण समुद्र तूफान की आशंका है, इसलिए आपको सभी जल्द से जल्द अपनी बोट हार्बर की ओर ले जाएं। खतरे का अलार्म बज चुका है। समंदर से शामत आने वाली है। लहरों ने ललकार दिया है। समंदर के किनारे बसे इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। इस बड़े अलर्ट के साथ ही महाराष्ट्र सहम गया है। गुजरात के भी हाथ पांव फूल गए हैं। ये दो राज्य अब तक कोरोना से जूझ रहे हैं। इसी बीच तूफान के अलर्ट ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। गुजरात में तूफान के खतरे की एक एक जानकारी देंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र का हाल। तूफान का इतना बड़ा खतरा मुंबई ने अब तक नहीं देखा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि माया नगरी का इतने जोरदार तूफान से आमना सामना होगा। उस तूफानी हवाओं की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मूसलाधार बारिश होगी। आशंका जताई जा रही है कि समंदर में अगर 1 से 2 फीट ऊंची लहरें उठी तो मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के निचले इलाकों में पानी भर सकता है। इंफॉर्मेशन दे दिया है, ये बता दिया है कि यहाँ पर एक साइक्लोन आने वाला है, इसके लिए नाव तैयारी रखना है। तैयारी में जैसे ये मछली पकड़ते हैं तो अपना बोट को एंकरिंग करना है और समंदर के साथ ज़्यादा लगाव नहीं रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 तारीख तक सुरक्षित स्थान पर रहना है। कुछ ही घंटे बाकी हैं उस महा मुसीबत के आने में। आशंका जताई जा रही है कि रायगढ़ के अलीबाग इलाके में तूफान निसर्ग सबसे पहले टकराएगा। मुंबई सिटी, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। खतरे का अलार्म बजते ही पालघर सहम उठा। लोगों में इस कदर खौफ था कि घर की छतों पर बड़े बड़े पत्थर रखे। अपनी नाव को बचाने के लिए उन्हें 10-10 रस्सियों से बांधा। इस वक्त हम सातपट्टी गांव में है और आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम जितने भी घर मौजूद है वहां पर उन्होंने जो उनके सीलिंग्स है, जो छपरे हैं, वहां पे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। साथ ही गुनी में भरकर, यानी कि गुनी में रेत भरकर उन छपरों के ऊपर रख दिया गया है। क्या हम लोगों ने सबके घर के ऊपर पत्थर के ऊपर गोनी डाला है, पत्थर भी डाला है, क्योंकि हम
अलर्ट रह सके, इसलिए अभी सरकार का आदेश भी आया है। तेज हवा भी आ सकती है और समुद्र का लाट भी बड़ा आ सकता है। इधर बहुत डर का माहौल है और हम सुबह से इधर पत्थर डाल रहे हैं, कोई गोनी डाल रहे हैं और हमारा पूरा ऐसा घर का सामान है वो किधर रखने का वो हमको पूरा मतलब हाँ समझ में नहीं आ रहा है किधर रखने का। पालघर का सतपति गांव समंदर के बिल्कुल किनारे बसा है। लोगों में तूफान निसर्ग का खौफ दिख रहा है। 3 साल पहले हाई टाइड की वजह से बड़ी तबाही हुई थी। अब एक बार फिर गांव वालों को अपनी जान की फिक्र है, संपत्ति की फिक्र है। भीषण तूफान की आहट के बाद भी कई गांव वाले अपनी संपत्ति छोड़कर रेस्क्यू कैंप में जाने को तैयार नहीं। बोट को छोड़ के नहीं जा सकते, किसका घर है, घर में भी बहुत कुछ है। ज्यादा हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स वो सब लेके जा सकते, बाकी कुछ नहीं लेके जा सकते। इधर भी कितना क्या रखेंगे हम लोग। इसके लिए आधे जो एल्डर्स है वो हम लोग रहे इधर, और जो मतलब छोटे है वो तो सबको भेज रहे इधर उधर, पालघर भेज रहे, कौन सी सिटी में भेज रहे। अब जितना जैसे जम रहा है उसको ऐसा कर रहे, लेडीज को भी भेज रहे। एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। बड़ी आबादी को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा चुका है ताकि तबाही को जितना बन सके टाला जाए। यहाँ की जो वनरेबल विलेजेस या लो लाइन एरिया के जो लोकेशन है उसको सर्वे किए हैं और सर्वे करके और यहाँ के तहसील और अदर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हमारी रिपोर्ट बता दिए हैं कि यहाँ इतनी पब्लिक को जो है इवैक्यूएट करना है, इतने पब्लिक को सुरक्षा देना जरूरी है। मुंबई भी डरी हुई है। समंदर के किनारों पर खतरा बेहिसाब होगा, तभी तो उन इलाकों को अलर्ट कर दिया गया। मछुआरों को भी लहरों से दूर रहने की चेतावनी दे दी गई। हम आपको बता दें एनडीआरएफ की 10 टीमों को ग्राउंड पर डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा जो एनडीआरएफ की और 6 टीमें हैं उनको स्टैंड बाय पे रखा गया है। रेस्क्यूइंग बोट्स आप देख सकते हैं पानी में उतार दिए गए हैं। सभी जो मछुआरे हैं उनको बोला गया है कि पानी में आप ना निकले और पानी से जितना हो सके दूर रहें। कोस्ट गार्ड ने पहले ही मछुआरों को समंदर से निकलने की नसीहत दे दी थी। तूफान के हालात पर अब मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग फिलहाल निगरानी रख रहा है इस पूरे डीप डिप्रेशन के ऊपर। लेकिन एक सबसे बड़ी अहम बात है कि मुंबई और महाराष्ट्र में खास तौर से जो तटीय इलाके हैं वहां पे खूब तैयारियां हो गई हैं। ये जो आप नाव इधर देख रहे हैं ये सब के सब पहले जब समुद्र में फिशिंग कर रहे थे, ये अब वापस आ चुके हैं। यहाँ अब फिशिंग डीप समुद्र में नहीं हो रही है। तूफान निसर्ग ने डरा दिया है, लिहाजा महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर हालात की जानकारी ली है। लोगों से अपील भी की है कि वे पूरी सावधानी बरतें। आज तक ब्यूरो।